नमस्कार दोस्तों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शादी की पहली रात को अपने बीवी का घूंघट उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा तो दर्द से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। मैं उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मैं तो सोचते ही रह गया था और बीवी से बोला, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो मेरे पैरों में गिर कर बोली, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दो, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मान गया। तो बोली, आप कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इस बात के लिए मैं राजी हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मुझे अपने कारोबार में बहुत मुनाफा होने लगा था। मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और मैं सोचने लगा, जरा उस बच्चे का चेहरा तो देखूं। मगर बीवी उसके चेहरे को हमेशा ढक कर रखती थी। एक दिन मौका पाकर यूं ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वो बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया, क्यों ना मैं भी अपना घर बसा ही लूँ, क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाता था, जबकि मेरा छोटा भाई तो मेरे पास ही काम करता था और उम्र में मुझसे 10 साल छोटा था। मैंने अगले दिन माँ से बात की और बोला, माँ मेरी भी शादी करा दो। 36 साल का तो हो चुका हूँ, यूँ ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊँगा। माँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, श्याम तुम्हारे मन में शादी का विचार कहाँ से आया, और अभी जल्दी भी किस बात की है? अभी तो रोहन की शादी है। अभी इस शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, ऐसे में तुरंत दूसरी शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? मेरे चेहरे पे चिंता की लकीर साफ झलक रही थी। मैं बोला, रोहन से बड़ा मैं था। रीति रिवाज के मुताबिक आप मेरी शादी पहले करती, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मैं अपनी फिक्र ना करूं तो क्या पड़ोसी मेरी फिक्र करेंगे? माँ के चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट झलकती रहती थी। अब भी वो मुस्कुरा कर बोली, क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे? तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ निकालूंगी। रोहन की शादी तो मैंने इसलिए की है क्योंकि वो ठीक से काम धंधा तो करता नहीं है। बीवी आएगी तो सिर पे जिम्मेदारी आ जाएगी। मैंने सिर हिला दिया तो माँ उठकर मेरे लिए 1 गिलास पानी और 2 गोलियां ले आई थी। वो बोली, ये खा लो। मैंने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा, माँ आप हर रोज़ मुझे कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हो? तो माँ बोली, श्याम तुम तो ये गोलियां बचपन से खा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें गुर्दे की तकलीफ है ना। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी लापरवाही से बना बनाया इलाज बिगड़ जाएगा। फिर सोचो तो तुम्हारी शादी कैसे करूँगी? मैंने हंसकर वो दवाई खाई और अपने काम पर आ गया था। रोहन की बीवी बहुत ही अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत ही इज्जत करती थी। मुझे भैया भैया कहते नहीं थकती थी। जब रोहन बाहर से आता था तो गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरा भी दिल चाहता था मेरी भी बीवी हो, मेरे लिए अलग अलग तरह का खाना बनाए, मेरे घर आते ही खुश हो जाए। लेकिन माँ इस तरह से मेरी शादी की बात को टाल रही थी कि मैं अभी 10 साल का ही हुआ हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि माँ मेरी शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं बिजनेस में जो मुनाफा कमाता था वो पूरा माँ के हाथ में ही ला के देता था। उनको ये डर होगा कि बीवी आ जाएगी तो मेरा बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के बारे में कहा तो वो आखिर मजबूर हो गई और मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी थी। बहुत लड़कियाँ देखने के बाद माँ को पायल नाम की लड़की पसंद आ गई थी। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा था। वो इतनी हसीन थी कि कोई जवाब ही नहीं। मैंने माँ को हाँ कह दी तो मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। सोच सोच कर ही दिल खुश हो जाता था कि पायल मेरी बीवी बनकर इस घर में चले फिरेगी, मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन आया तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रोहन मुझे कहता था, भैया अपनी आज़ादी को इस तरह कुर्बान मत करो, बीवी आज़ादी कैद कर लेती है। दूर बैठी रोहन की बीवी उसे घूर कर देखती तो मजाक में हंस देता था। हम बारात लेकर पहुँचे तो दुल्हन बनके सजी पायल को मेरे साथ बिठा दिया गया था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी की रस्म पूरी हो गई और फिर दुल्हन की विदाई का समय हो गया और हम घर वापस आ गए। मुझे मेरे चचेरे भाइयों ने घेर लिया। रात होने लगी थी मगर उन्होंने मुझे दुल्हन के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी। रात को 10 बजे माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी कमरे में भेज दिया था। मैं कमरे में गया तो पायल सुहागन के पल्लू में मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो रोते हुए बोली, पिछले 2 घंटों से मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब भगवान के लिए मुझे अस्पताल लेकर चलिए। मुझे पायल की बड़ी दया आ गई। मैं उसे संभालते हुए बाहर लेकर आया
अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड में दाखिल कर लिया था। ये देख के मैं हैरान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। लगभग 4 घंटे मैं यूं ही बैठा रहा था। तभी नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। ये बात मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसे कैसे हो सकता था? इतना बड़ा धोखा। वो नर्स मेरे तरफ देखकर बोली, आपकी बीवी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे पीछे चल पड़ा था। बेड पे पायल आराम से लेटी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि थप्पड़ मार मार कर उसकी जान ही निकाल दूं। मैं बोला, पायल, किसका गुनाह लेकर तू मेरे घर आ गई हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? हाँ, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे धोखेबाज से कैसे निपटा जा सकता है। मैं तुम्हें अभी तलाक दे के आज़ाद कर देता हूँ। फिर ये बात सुनकर पायल के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई थी। वो उठ के मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और बोली, मुझे इस तरह अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत कीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह धुतकार देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतज़ाम कर लूँगी। शाम, अगर आज आपने मेरी इज्जत बचा ली तो क़यामत के दिन भगवान आपकी मदद करेगा। पायल के इन शब्दों ने मुझे हिला कर रख दिया था। हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में कितना ही गुनाह करते हैं, लेकिन भगवान उस पर पर्दा करके हमें बदनामी से बचा लेता है। तो मैं कौन होता हूँ अपनी बीवी को ये सरेआम बदनाम करने वाला? मैं बोला, ठीक है पायल, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। पायल रोते हुए हंस दी थी। फिर बोली, शाम, आप कभी भूल कर भी बेटे की शक्ल मत देख लेना, नहीं तो गजब हो जाएगा। अब भला मुझे बीवी के बच्चे से क्या मतलब था जो मैं उसकी शक्ल देखते रहता। इसलिए मैंने पायल से वादा कर लिया तो बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। अब सबसे ज़्यादा डर मुझे अपने घर वालों के सवालों का था कि भला उनसे क्या कहूँगा। शादी के पहले रात ही मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया? पायल शायद मेरी सोच में डूबी शक्ल देख के समझ चुकी थी, इसलिए वो बोली, शाम, आप घर वालों की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, उन सबको मैं संभाल लूँगी। पायल की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया था। हम दोनों सुबह जब घर पहुँचे तो लिविंग रूम मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे, जबकि फिक्र से मेरा हाल बुरा हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है शाम, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? पायल आगे बढ़ी और बोली, माँ जी, रात को अचानक मेरा पानी पूरी खाने का मन हो गया था। मैंने शाम से जिद की तो मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम गार्डन में चले गए तो गार्डन के पिछले हिस्से में हमें नवजात शिशु की आवाज़ आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो ये नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। लिविंग रूम में मौजूद सब लोगों को मानो जैसे सांप सूंघ गया था। माँ आगे बढ़ी और उन्होंने पायल के हाथ से बच्चे को ले लिया और बोली, शाम, तुम जानते हो ना, जो मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना? मैंने नाम में सर हिला दिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, यह आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया था। शादी के बाद वाला फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया था और खाना अनाथ आश्रम में भेज दिया था। सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए थे और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ था मेरे साथ। बीबी हर वक्त अपने बच्चे में ही उलझी रहती थी और यूँ अपने बेटे का चेहरा छुपाती थी जैसे वो कोई और ही हो। मैं परेशान सा रहने लगा था, जबकि रोहन और उसकी बीबी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। रोहन की बीबी पेट से थी। पायल ने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था। माँ भी राहुल के साथ घुल मिल गई थी। वो अक्सर मुझे समझाया करती थी, शाम, अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे को घर ले ही आए हो तो इसे यूँ दूरी मत बना के रखो। नेकी करने के बाद उसे दरिया में मत डालो। मैं माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। मैं कपड़े की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा था। रोहन को भी मैंने उसी फैक्ट्री में काम पे रखा था और कुछ महीनों से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब